सो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा सॉल्युबिलिटी। हमने कल की क्लास इसी टॉपिक पे अपनी खत्म की थी। हमने क्या बोला था? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट था कि सॉल्वेंट था? जल्दी बताओ। सॉल्यूट था। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। अब मुझे ये बताओ वो गिवन अमाउंट हमेशा कितना होता है? 100 ग्राम्स। हमने ये बात करी थी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वहां पर सेम रहना चाहिए। यही बात हुई थी हम लोगों की। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि टेम्परेचर का इस सॉल्युबिलिटी पे क्या डिपेंडेंस रहता है। बात करते हैं कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या डिपेंडेंस रहता है। चलो ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड्स इन लिक्विड की। ध्यान से सुनना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेरिमेंटली समझेंगे इसको आज हम। तो हमने बात करनी शुरू करी कि सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, यानी कि क्या फर्क पड़ेगा। सोचो मैंने एक ग्लास लिया पानी का, उससे मुझे चीनी डिसॉल्व करनी थी, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर दूंगी तो क्या इसकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसके ऊपर हमने बात करनी स्टार्ट करी। तो हमने क्या किया, एक ग्लास पानी लिया। हमने क्या किया, एक ग्लास पानी ले लिया। इस एक ग्लास पानी में हमने क्या डाली? चीनी। क्या डाली? पहले 1 चम्मच डाली, फिर 2 चम्मच डाली। डिसॉल्व करते रहे 100 ग्राम के अंदर करते गए। एक टाइम ऐसा आया कि वो डिसॉल्व होनी बंद हो गई। एक टाइम आया कि वो डिसॉल्व होनी बंद हो गई। उस पॉइंट को हम लोगों ने कल क्या सीखा था? सैचुरेशन पॉइंट आ गया। क्या आ गया? और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर क्या हुआ? चलो ये तो मेरे घर की कहानी थी। फिर क्या हुआ कि मैं गई इधर मिठाई वाले की दुकान पे। मिठाई वाले की दुकान पे मैंने देखा कि उसने एक कढ़ाई के अंदर पानी लिया। पहले क्या लिया? पानी। उसमें वो चीनी डालता गया और नीचे से क्या उसने ऐड कर दी? हीट देने लग गया। वो क्या देने लग गया? हीट। यानी कि नीचे से आग जला दी, गैस जला दी थी उसने। तो मैं चीनी डालती गई और ये घुलती गई। घर पे मैंने देखा कि जब मैंने सेम अमाउंट ऑफ पानी लिया बिना हीट किए तो एक टाइम के बाद घुलनी बंद हो चुकी थी चीनी। बट कंपैरेटिवली उससे कहीं ज्यादा चीनी जो थी वो डिसॉल्व हो रही थी जब मैं उसको हीट कर रही थी। यहां से मुझे पता चला कि जो चाशनी बनती है, क्या बनती है? हमारी चाशनी बनती है। वो कैसे बनती है? ऐसी तो बनती है। मम्मी चाशनी कैसे बनाती है? वो क्या करती है? पानी लेते हैं, नीचे क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं और चीनी डालते रहते हैं चीनी। ऐसे ही होता है ना? तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ? लिक्विड जो था वो उसकी स्पेसेस और इंक्रीज होगी ड्यू टू एक्सपेंशन। स्पेसेस और इंक्रीज होगी ड्यू टू एक्सपेंशन। उसके कारण क्या हुआ? और भी ज्यादा चीनी घुसने का जगह बन गई। आई बात समझ? सॉल्युबिलिटी समझ आई? तो यानी कि अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी? जल्दी डिसॉल्व करना है तो क्या करूंगी? उसको हीट कर दूंगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी। ऐसे कह सकती हूँ मैं? कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ, मैंने 3 ग्लास लिए पानी के। एक ये ग्लास लिया A, एक लिया B और एक ले लिया C। इसमें एकदम चिल्ड पानी। इसमें क्या? एकदम चिल्ड पानी। इसमें क्या है? एकदम गर्म पानी। B में क्या है? एकदम गर्म पानी, धुआं निकल रहा है, इतना गर्म पानी है। और C है मेरा नॉर्मल वाटर। तीनों में मैंने 1-1 चम्मच चीनी डाली। सबसे जल्दी किसमें डिसॉल्व होगी? B। उसके बाद C। उसके बाद A। तो ये रहेगा BCA। B की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम थी। B में सबसे जल्दी शुगर
डिसॉल्व हुई, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा था। फिर सी में हुई और फिर ए में हुई। ए में सबसे कम क्यों हुई, सबसे धीरे क्यों हुई? क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो था। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility also increases in case of solids in liquids। जब मुझे किसी सॉलिड की solubility बढ़ानी है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, तो मैं क्या करूंगी? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से solubility वाला जो पॉइंट, जिसे हमने क्या बोला है, कौन सा पॉइंट बोला है? सैचुरेशन पॉइंट। मैं सैचुरेशन पॉइंट को चेंज कर सकती हूँ। यानी कि I can convert saturated solutions into unsaturated solutions। मैं saturated solutions को unsaturated solutions में convert कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? by heating और increasing temperature। अब तुमने क्या की? मार्केट से गरम गरम जलेबी लेके आया, जिसमें क्या थी? चाशनी थी। क्या थी? चाशनी थी। अब तुमने क्या किया? जलेबी जितना खाने का मन था वो खाई, उसके बाद तुमने क्या कर दिया? उसको फ्रिज में रख दिया या फिर बाहर रख दिया जलेबी को। मुझे बताओ क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसके अंदर जो तुम्हें दिखेगी? चाशनी जम जाती है। चाशनी जम जाती है। और कैसे कलर की दिखती है वो? वाइट। व्हाइटिश, येलोइश, ऐसे से दिखती है। कुछ व्हाइट व्हाइट से ऊपर दिखने लग जाती है ना? अब वो व्हाइट व्हाइट क्या है? शुगर कौन से कलर की होती है बताओ? व्हाइट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, इसको समझते हैं। मेरे पास एक क्या था, पहले हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसको हमने क्या किया? हीट करके अनसैचुरेटेड बना दिया। यानी कि मैंने उसे इतना हीट किया कि उसकी स्पेसेस जो थी और खुल गई और उसमें जाके और चीनी घुस गई। ये था मेरा हाई टेम्परेचर पे। जब मैंने उसको टेम्परेचर से निकाला और वापस वो लो टेम्परेचर पे गई, तो वापस क्या हुआ? वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई। क्या बन गई? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मतलब कि अपनी लिमिट से ज्यादा उसने अपने अंदर घोल रखा था। तो अब वो क्या हो गई? चीनी वापस क्रिस्टलाइज हो गई, जैसे वो ठंडे टेम्परेचर पे आना शुरू हुई। क्या हुई? क्रिस्टलाइज हो गई, क्रिस्टल्स बन गए जब वो वापस ठंडे सॉल्यूशन में आई। हम अगर जैसे हीट करते जा रहे हो सॉल्यूशन को और उसमें चीनी डाली जा रही हो, तो एक पॉइंट के बाद उसमें भी तो डिसॉल्व नहीं बन। हाँ, एक पॉइंट के बाद हो जाएगी, पर वो पॉइंट बहुत लेट आता है, बहुत लेट। कंपैरेटिवली अगर नॉर्मल टेम्परेचर से देखो फिर तो बहुत लेट आता है वो टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको क्रिस्टलाइज करना है। आपने वो देखी मिश्री? मिश्री कैसे बनती है? मिश्री पता है ना सबको? मिश्री तो देखी होगी सबने। मिश्री एग्जैक्टली ऐसे बनती है। हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं, पानी में क्या डिसॉल्व कर देते हैं? चीनी डिसॉल्व कर देते हैं। हमने चीनी डिसॉल्व करी, हीट करके और सारी चीनी जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। चीनी वो बताती हूँ, वो तुम्हारी रिफाइंड वाली शुगर है कि दूसरे वो बताती हूँ। डन। उसको और हीट करते रहते हैं हम लोग, करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, तो वो क्या हो गई? बिल्कुल क्या हो जाती है? चाशनी जैसी बन जाती है, एकदम गाढ़ी हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? उसको कूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कूल डाउन करने पे क्या होता है? वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाती है, यानी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है किसी भी चीज के लिए। तुम्हें वो बोलेंगे आपने लिया पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन या फिर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, उसे अच्छे से हीट किया और लगातार आप उसके अंदर वही केमिकल डालते गए और फिर एकदम से उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया? कूल डाउन कर दिया। बताओ क्या होगा? आपने कुछ सोचना ही नहीं है, आपने अपने दिमाग में इतनी बात लेके चलनी है कि जब भी मैं किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करूंगी? कूल डाउन करूंगी। सिर्फ क्या करूंगी? अपने वो हीटेड वाले टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर तक लेकर आऊंगी, तो उसमें क्या बनने शुरू हो जाएंगे? क्रिस्टल्स। और उसको मैं और ठंडा करूंगी तो बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, पूरे क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही आ जाएंगे। मैम, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब तुम्हें ये बात समझ आई कि मैंने 3 टर्म्स यूज करी हैं। एक तो मैंने बोला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और चीनी ऐड करी जा सकती थी अभी। A solution in which more solute can be added। ठीक है?
अनसैचुरेटेड से वो चीनी ऐड करते करते क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर मुझे लगा नहीं मुझे तो अभी चाशनी बनानी है, इसको गाढ़ा करना है, तो मैं करने लगी इसको हीट करके चीनी डालने लगी इसमें, तो वापस क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे आ गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने क्या करा, एकदम से कूल डाउन कर दिया। क्या कर दिया, जब उसे कूल डाउन करी थी वो क्या बनने लग गया था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बन गया था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके अंदर क्या बन गया, ठंडा होने के बाद क्रिस्टल्स बन गए। क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए। ठीक है, क्रिस्टल्स बनने से क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहने लग गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलने लग गए, क्रिस्टलाइजेशन बोलने लग गए। तो तुम्हें ये समझ आया कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड किस तरह से होती है। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है व्हेन इट कम्स टू सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, डन, कोई दिक्कत, देख लो, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट सवाल तुमसे पूछूंगी एक और। जिसने इसका जवाब दे दिया सही वो फिर पार्टी करेगा मेरे साथ। ठीक है, चलो फिर इसको लिखते हैं पहले एक बार। चलो भाई, तो अब हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। ये है 2 कोक की बॉटल्स। क्या है, 2 कोक की बॉटल्स। अब मुझे इनमें से कोई डिफरेंस बताओ, इनमें कोई देखने में डिफरेंस लग रहा है तो फिर टच करके देखो, बताना। मैम मेरे को लग रहा है डिफरेंस। क्या लग रहा है, इसके ऊपर पेपर्स है, इसके ऊपर पेपर्स नहीं है। पेपर्स नहीं, पकड़ के देखो इसको, क्या फर्क है दोनों में, आप देखो इसको पकड़ के। तो यानी कि एक है हमारी थोड़ी गर्म वाली कोक और एक है हमारी ठंडी कोक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पोर करके पी कर देखेंगे। ठीक है, एक है हमारे पास गर्म कोक और एक है हमारे पास एकदम चिल्ड कोक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो ये रहे हमारे पास ग्लास। ठीक है, पियो जरा इसको। और ये दूसरी वाली मैम बहुत कम। बहुत कम निकली, पी ली, बहुत ज़्यादा देते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने क्या पिए, गरम कोक पी के देखी एक बार। ध्यान से रखना इसका टेस्ट, याद, सब चीजें याद रखना है इसके रिलेटेड। मैं फिर से नहीं पिलाऊंगी अब। ठीक है, अब हम पियेंगे ठंडी वाली कोक। चलो भाई, ये है हमारी ठंडी कोक। देखना, आप भी ध्यान से देखना इसको, पियो इसको, जल्दी जल्दी पियो, बस मैम। पियो। अब क्या फर्क लगा पीने में, फटाफट से बताना पी के। इसमें ज़्यादा फिज लगी। किसमें, इसमें ज़्यादा फिज लगी। तो ठंडी वाली कोक में हमें फिज क्या लगी, ज्यादा लगी। क्या लगी, यानी कि गर्म वाली कोक पीने से ऐसे वो स्पिरिट सी नहीं आ रही थी, और जबकि ठंडी कोक पीते क्या आई, स्पिरिट आई, और एक बार में नहीं पी पाए। गर्म कोक आप एक बार में पी के ठंडी कोक पीने में लगा कि नहीं इतनी जल्दी नहीं पी जा रही है, क्योंकि उसमें क्या थी, स्पिरिट ज्यादा थी। ये स्पिरिट किस कारण होती है, झाग किस कारण होती है, क्योंकि इसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा क्यों होता है कि दोनों कोल्ड ड्रिंक सेम है, कोई बात नहीं, दोनों कोल्ड ड्रिंक सेम है, बस एक गर्म थी और एक ठंडी थी। गर्म वाली में हम लोग को फिज क्या लगी, कम लगी, ठंडी वाली में फिज क्या लगी, ज्यादा लगी। ये था तुम्हारा पहला सवाल कि गर्म वाली कोक में फिज हमें कम क्यों लगी और ठंडी वाली कोक में फिज ज्यादा क्यों लगी। चलो जवाब दो भाई, कोई गैस वर्क अदिति कि गर्म वाली कोक पीने में कोई फिज नहीं लगती और ठंडी वाली कोक पीने से कम फिज लगती है। क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व थी, इसमें नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या थी फिर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें झाग तो इसमें भी आई थी थोड़ी थोड़ी। कि जो ठंडी वाली थी उसमें कि कोक में शुगर होती है, सबसे थोड़ी सी नहीं नहीं नहीं, और तो इसका सवाल का जवाब कौन देता है, सॉल्युबिलिटी।
कुछ कुछ सही पहुंची थी हीरा, कुछ कुछ। मैं बताती हूँ ना। हाँ जी बताओ। जो गर्म कोक थी उसमें पूरी डिजॉल्व थी अच्छे से, जो ठंडी थी उसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं थी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने उल्टा बोल दिया। अब बात तो कुछ कुछ सही बोली पर थोड़ी उल्टी बोलती। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना, कि गर्म वाली कोक जो होती है वो उसमें फिज कम क्यों लगती है और ठंडी वाली कोक में फिज ज्यादा क्यों लगती है। अभी तुम लोगों ने पी के देखा, तुम लोगों ने मुझे कहा, मैंने तो नहीं पी अभी तक ये। तो ठंडी वाली कोक में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कोक क्या है, लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। याद रखना, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में क्या होता था, सॉलिड इन लिक्विड में क्या होता था, टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। इसमें उल्टा हो जाता है। जब गैस इन लिक्विड की बात करते हैं तो कम टेम्परेचर पे गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। कम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजेस। आई बात समझ। इसलिए ठंडी कोक में क्योंकि सॉल्युबल ज्यादा थी कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमें वो पीने में भी ज्यादा फिज लग रही थी। बट गरम कोक में क्योंकि टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की, और हमें पीने में इतनी फिज नहीं लगी। ये रीजन होता है कि हमें ठंडी कोक पीने में ज्यादा अच्छा लगता है और गर्म कोक पीने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें फिज नहीं होती। आई बात समझ। डिफरेंस में देखा, हाँ जो गर्म कोक थी वो थोड़ी ज्यादा कड़वी लगती है। है। देखो उसमें आपको क्या होता है, ठंडी वाली में ना आपको स्पिरिट इतनी ज्यादा होती है, वो घुली हुई शुगर ज्यादा लगती है आपको, तो कम मीठापन ज्यादा आता है उसमें। डन, समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आज आप घर पे ट्राई करना। वैसे तो इन लोगों ने मुझे कहा था, ऐसा पक्का पक्का तुम्हें लगाना कि ठंडी वाली कोक में फिज जो होती है वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है। So solubility of gases in liquids increases with decrease in temperature. ठीक है, तो ये गलती तुम नहीं करोगे पेपर में, क्योंकि तुमने कोक पी है। ठीक है, जिसने कोक नहीं पिया उसने गड़बड़ कर देनी है। डन। तो ये तुम्हें ध्यान रखना कि वो पूछ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड वाली सॉल्युबिलिटी या फिर लिक्विड और गैस की सॉल्युबिलिटी, दोनों में फर्क है भाई। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले हम लोग। अब नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म आती है, दैट इज सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व। अपनी एनसीईआरटी निकालो सारे फटाफट से और फिर टर्म निकालो सॉल्युबिलिटी कर्व। अब सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं ये समझते हैं फटाफट से। छोटा सा टॉपिक है एंड फिर हम आपका होमवर्क वाले न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, बहुत आसान से होगी। बस छोटी सी चीज सॉल्युबिलिटी कर्व में करनी है। सॉल्युबिलिटी कर्व के ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है, ये देखो ये वाला तुम्हारा सॉल्युबिलिटी कर्व गिवन है, ग्राफ गिवन है तुम्हें, उसके नीचे एक क्वेश्चन गिवन है। ये आपको करके लेके आना है कल। आज मैं आपको ये समझा रही हूँ और कल इसको डिस्कस करेंगे अगेन। ठीक है, ये होमवर्क है और करके लेके आना, भूलना नहीं है। सॉल्युबिलिटी कर्व कुछ नहीं होता। सॉल्युबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफ है जिसके वाई एक्सिस पे तो क्या रहती है, सॉल्युबिलिटी। अच्छा मुझे बताना सॉल्युबिलिटी कितने ऊपर से होती है, कितने ग्राम होता है सॉल्युबिलिटी आउट ऑफ 100 ग्राम। इसीलिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे वाले एक्सिस पे, ये वाले एक्सिस पे देखो अपनी एनसीईआरटी के अंदर, उसमें क्या लिखा है सॉल्युबिलिटी के साथ, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपने सॉल्वेंट कितना लिया हुआ है, 100 ग्राम लिया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी आप कैसे देखते हो, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट देखते हो, विद रिस्पेक्ट टू आप टेम्परेचर देखते हो। अब देखो हर चीज की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट केमिकल्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। अगर आप देखो इसी ग्राफ को, आपने दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक आपको रेड कलर का कर्व गिवन है और एक आपको ब्लू कलर का कर्व गिवन है। ठीक है, इस कर्व को समझते हैं। जो अगर मैं आप लोग को कहूँ दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालो एट 60 डिग्रीज,
मैंने क्या क्वेश्चन दिया आपके पास, ए और बी दो कंपाउंड्स हैं, इनका सॉलिबिलिटी कर्व गिवन है। सॉलिबिलिटी कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है किसी भी चीज की सॉलिबिलिटी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या फिर हमें ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ साथ सॉलिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना सॉल्युबल नहीं है, उसको और टेम्परेचर चाहिए भाई। ठीक है ना, बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब आप देखो, आपके पास ए और बी दो कंपाउंड्स हैं, 70 डिग्रीज पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे ए और बी दोनों में से किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है? 70 डिग्री सेल्सियस पे ए और बी में से किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है? बी की। ए की इतनी सॉल्युबिलिटी है, देख के बताओ फटाफट से। 55, 60-ish. 55, 60, 53, 60 है, मतलब 55, 60 ऐसा वाला नंबर कुछ चल रहा है ना। और मुझे बताओ कि कंपाउंड बी की कितनी है 70 डिग्री पे? 360 तो नहीं लग रही मुझे। Mom, 360. 360? नो 360 कैसे होगी जब 350 हाईएस्ट टर्म है बेटू? देखो नहीं, क्या, उसके ऊपर 400 भी है मॉम। नहीं बच्चा कल चेक कर रहे हो। देखो PDF है मैम मेरे पास। 320 समथिंग 320 के राउंड आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ बच्चा, ये आपका ग्राफ ऐसा है, इस पॉइंट पे लगभग 350 लिखा हुआ है, और इस पॉइंट पे आपका अराउंड 300 लिखा है, ऐसा ही है। और आपको मैं कहीं मिड में पूछ रही हूँ, यहाँ है 70 डिग्री आ रहा, ऐसा आ रहा है। देखो आपका कर्व, देखना जरा अदिति, बच्चा अदिति, समझ आया आपको मैं क्या कह रही हूँ? मॉम आया, मेरे पास 400 भी है जो सेम बुक की PDF है। ये देखो, नहीं बच्चे देखो, ये वाला देखो बच्चा, दिख रहा है आपको मेरा बैक कैमरा? 400 देखो किसकी इधर है, 350 देखो किधर जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है। अब मैंने क्या कहा था 70 के साथ देखना है, तो आप क्या करोगे? पहले पेंसिल देना बेटो, या पेन, कोई कुछ भी चीज। देखो बच्चा, ये 70 है, 70 के साथ 70 वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी। अब इसको यहाँ पे लाइन करो स्केल से, देखो 350 से तो पहले ही आ गया ये। अच्छा। अगर आपने 350 पे देखना तो 350 वाला किस टेम्परेचर पे है? इस टेम्परेचर पे है। वो 80 टेम्परेचर हाँ 80 डिग्री के अराउंड 350 होता है। ठीक है, समझ आई? हाँ जी। चलो, तो सॉल्युबिलिटी कर्व सबको समझ आया? तो सॉल्युबिलिटी कर्व कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। सॉल्युबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ साथ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज हो रही है। आई बात समझ? ये क्या होता है? पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से गिवन होता है, और यहाँ पे क्या होता है इसका टेम्परेचर। आपको बिल्कुल बेसिक ग्राफ आएगा और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कल मैं क्लास में ये क्वेश्चंस भी सॉल्युबिलिटी के डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। मॉम एक बार वो गैसेस वाली सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बता दो। हाँ लिखो बच्चा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, किसमें देखी थी गैसेस की सॉल्युबिलिटी? लिक्विड इन लिक्विड्स इंक्रीजेस विद, कैसे इंक्रीज करूंगी? डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। और सॉलिड इन लिक्विड का क्या लिखोगे? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन the solubility of solids in liquids increases with increase in temperature। ठीक है बाबा, समझ आया बाबा सबको? हाँ जी। चलो जी, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक सबको समझ आ गया? सब लोग बच्चे होमवर्क करके आएंगे, फिर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, और साथ में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड फॉर्मूला भी एक आपको बताऊंगी। एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको करवाऊंगी वो फॉर्मूला, क्योंकि पिछली एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें था ये फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते थे पेपर में, तो हम जरूर करेंगे उसको। ठीक है, चलो अब आपकी एक पॉज एंड पॉन्डर नाम की एक्सरसाइज होती है, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं जरा करना।
ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है। कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग को याद है भाई, कॉन्सेंट्रेशन कल पढ़ी थी कि नहीं? हाँ जी मैम। अच्छे से याद है सबको कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन कोई फॉर्मूला बताओ भाई, शाबाश। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, Concentration का mass by mass, mass by volume और volume by volume होता है। Very good. Mass by mass का mass of solute by mass of solution into 100। फिर बस। volume mass। Okay। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन ही था, ठीक कहते। नेक्स्ट आप बताओ, अमाउंट वाला बताओ, करवाया हो अमाउंट ऑफ amount of solute and amount of solvent into 100। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है बेसिक? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ध्यान रखना होता है कि सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है। अमाउंट की जगह अगर मास बाय मास पूछे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास बाय वॉल्यूम पूछे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। बट हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। अभी मैं होमवर्क डिस्कस करती हूँ बच्चा, अभी मैं करूंगी क्वेश्चन डिस्कस तुम लोग से, सारे से डाउट्स करूंगी। पहले हम लोग एक बार पॉज एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चंस कर लें, एनसीईआरटी वाले, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको पॉज एंड पॉन्डर में गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन था अ कॉमन टैल्कम पाउडर, ध्यान सुनना क्वेश्चन, अ कॉमन टैल्कम पाउडर कंटेन्स 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड। भाई साहब ये क्या दे दिया? उसने कहा कि एक टैल्कम पाउडर है, मतलब वो जो डर्मीकूल और वो पॉन्ड्स नहीं लगाते वही होते हैं ना टैल्कम वाले। तो वो टैल्कम पाउडर है, उसमें 4% जिंक ऑक्साइड है। मैम हमें तो पता ही नहीं है जिंक ऑक्साइड क्या होता है। तुमसे किसी ने कहा पता होना चाहिए तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जिंक ऑक्साइड पता है नहीं पता है, तुम्हारा दिमाग किस पे चलना चाहिए? इस 4% मास बाय मास से, इस 4% मास बाय मास से। इस 4% मास बाय मास का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, कंसंट्रेशन गिवन है हमें, किसकी? जिंक ऑक्साइड की गिवन है, ठीक है। सही बोला भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है भाई, हमें मतलब नहीं उससे। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम टैल्कम पाउडर। उसने कहा कि 300 ग्राम अगर मेरे पास टैल्कम पाउडर है, अगर मेरे पास 300 ग्राम टैल्कम पाउडर है, तो बताओ अगर नॉर्मली 4% होता तो 300 ग्राम में क्या रहेगी कॉन्सेंट्रेशन? कितना ग्राम रहेगा? ये कितना मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन? 4% 100 ग्राम में होएगा, हाँ जी, तो 300 का into सही तो कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, 4 is equal to x upon 300 into 100। वेरी गुड, सही जवाब, शाबाश। चलो भाई सही कर रहे हो। एक बार मैं भी बता देती हूँ, एक बच्चे ने तो ठीक कर लिया, आंसर भी निकल गया उस बच्चे का। हम भी देख लेते हैं भाई। देखो दो तरीके इसको करने के, एक है बड़ा भाई कॉम्प्लेक्स सा तरीका। हमने कहा भाई कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मैम ने क्या बोला? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन, लिख दिया 4 इज इक्वल टू। अब जिंक ऑक्साइड क्या होगा? ऑफ कोर्स टैल्कम पाउडर में सॉल्यूट के सॉल्वेंट की सॉल्यूशन क्या होगा? ये सॉल्यूट होगा। क्या होगा? क्योंकि भाई कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसकी गिवन होती है भाई? सॉल्यूट की तो गिवन होती है। तो ये क्या गिवन है? सॉल्यूट, तो उसको एक्स ले लो, नहीं पता चल रहा तो एक्स ले लिया हमने। सॉल्वेंट क्या होगा इसके अंदर? अब हमारा टैल्कम पाउडर ही तो क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। क्या है हमारा? क्योंकि solvent। क्या है हमारा? सॉल्यूशन है। क्या है हमारा? सॉल्यूशन है। आई बात समझ? टैल्कम पाउडर की जो पूरी बॉटल है उसी के अंदर कुछ अमाउंट जिंक ऑक्साइड का है हमारे पास ना, तो पूरा का पूरा ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? तो डिवाइडेड बाय 300 इनटू 100, यही फॉर्मूला था। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 3 12, तो 12 ग्राम जो है हमारे पास टैल्कम पाउडर होगा, टैल्कम पाउडर में जिंक ऑक्साइड होगा।
अगर हमने 300 ग्राम टैल्कम पाउडर की बॉटल ली तो 12 ग्राम उसमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, ये थी मुश्किल वाली जिंदगी। अब देखेंगे हम मिनटॉस वाली जिंदगी, जिसमें आ जाती है क्या, मैथ्स। क्या आ जाती है? अरे भाई ये बड़ी आसान चीज है, ध्यान सुनना। ये था तुम्हें जो तुम सॉल्यूशन बुक्स में देखोगे मैक्सिमम, पर हम लिखेंगे एक मिनटॉस वाला फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? मिनटॉस वाला फॉर्मूला। चलो भाई देखना जरा, तुम्हारी मैथ्स देखें। 4% मास बाय मास का मतलब क्या होता है कि 4 ग्राम इन 100 ग्राम टैल्कम पाउडर, यही मतलब है। 4% का मतलब क्या हुआ कि 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड है 100 ग्राम टैल्कम पाउडर के अंदर। या फिर ऐसे कह सकती हूँ कि 100 ग्राम टैल्कम पाउडर के अंदर 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड होती है। यही बात है भाई, देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया तुम लोगों को। 4% का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम अगर टैल्कम पाउडर ले रही हूँ तो 4 ग्राम उसमें जिंक ऑक्साइड है। अब 1 ग्राम के लिए कितना होगा, इसका मतलब 4/100 जिंक ऑक्साइड होगा। यूनिटरी मेथड याद आते हैं? डन। 100 ग्राम में 4 है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 4/100। तो 300 ग्राम में कितना होगा, 4/100 इंटू 300 ग्राम, वही आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है करने का। भाई किसी को नहीं आया वो कॉन्सेंट्रेशन वाला, नहीं समझ आया कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं। यूनिटरी मेथड तो आता है ना तुम लोगों को, आता है ना यूनिटरी मेथड। बचपन में सिखाया जाता है कि अगर 10 केले 50 रुपए के हैं तो बताओ 20 केले कितने के होंगे, 100 के होंगे। तो कैसे करते थे? ऐसे ही करते थे ना यूनिटरी मेथड से। समझ आया सबको? हमने क्या बोला, 4%, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब क्या, 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड था 100 ग्राम टैल्कम पाउडर में, यानी कि 100 ग्राम टैल्कम पाउडर में 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड था, है ना। तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितना होगा, 4/100 जिंक ऑक्साइड। ये 100 जो था वो इधर डिनोमिनेटर में चले गया। तो 300 के लिए क्या करेंगे, 4/100 इंटू 300 कर देंगे, हो गया आंसर सही। कोई दिक्कत? आसान था। तो तुम्हें जौन सा तरीका ठीक लगता है तुम वो कर सकते हो, दोनों के पूरे नंबर मिलेंगे पेपर के अंदर। डन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। चलो भाई ये तीनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं भाई हम लोगों ने, फटाफट से थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Your mother gives you a bottle of orange juice, concentrate to mix with water and serve it to your visiting friends. तो तुम्हारे घर पे दोस्त आए तुम्हारी, मम्मी ने कहा बेटा ये लो ऑरेंज जूस है पर ये कम है तो पानी मिलाकर देना सबको, ठीक है। She asks you to mix 2 tablespoon of concentrate with water in a glass tumbler. उन्होंने क्या बोला कि एक ग्लास टम्बलर के अंदर 2 स्पून डाल रहे हैं। कितने स्पून डाल रहे हैं? एक ग्लास में कितने स्पून आएंगे? 2 स्पून आएंगे। किसके? वो हमारे कॉन्सेंट्रेट जो है वो। अच्छा ये क्या गिवन है, सॉल्यूट गिवन है कि सॉल्वेंट? वो ऑरेंज वाला जूस क्या गिवन है हमें? वो सॉल्यूट। पता चल रहा है ना हम लोग को भाई, क्यों कैसे पता चल रहा है भाई? पानी में जो चीज डल रही है सॉल्वेंट में डल रही है तो वो क्या होगा, सॉल्यूट ही तो होगा ना। डन। जो चीज हम डाल रहे होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूट। तो ये क्या है, मतलब सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे। और ये पानी क्या हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है भाई, ये तो समझ आ गया अच्छे से। इफ ईच टेबल स्पून मेजर्स 15 मिलीलीटर, उसने कहा एक स्पून कितना है, 15 मिलीलीटर। तो बताओ 2 स्पून कितने होंगे जितने हम डाल रहे हैं? 30 मिलीलीटर। वेरी गुड, शाबाश। इफ ईच टेबल स्पून मेजर्स 15 मिलीलीटर एंड यू टेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, हम एक बच्चे को कितना दे रहे हैं? 150 मिलीलीटर ऑफ जूस। अब मुझे बताओ जूस सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, क्योंकि वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। तो हमारा वो जो पाउडर था जो जूस वाला डाल रहे हैं वो क्या है हमारा, सॉल्यूट। जो 2 चम्मच डाले वो 30 मिलीलीटर हो गया। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ बेटू? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गई? 30 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हुई? 150 मिलीलीटर, क्योंकि जूस जो है वो इस सॉल्यूट मतलब पाउडर को और पानी यानी सॉल्वेंट को मिक्स करके बनाया गया है। तो ये कितनी होगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन? दे दिया भाई इसने सॉल्यूट और सॉल्यूशन। और क्या बोला भाई इसके, अब क्या निकालनी है फटाफट बताना जरा देख के।
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालनी है हमें, कॉन्सेंट्रेशन आती है तुम्हें निकालनी है अब। यस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 30 डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है इनटू 100 100। 20 मिलीलीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई भाई 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डालनी, ठीक है डन। कुछ मुश्किल था, आसान है ना क्वेश्चंस, हो रही है किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? अब इसी को वो कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं है इसमें एप्लीकेशन भाई, इतना तो कैलकुलेट कर लोगे ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना था 2 स्पून के हिसाब से। कुछ मुश्किल लग रहा है, जल्दी बताओ भाई छेती छेती। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं, फिर तुम्हारी मेंटल जिंदगी के साथ बाय बाय कहेंगे तुम। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है? तो अपनी पूरी होशो आवाज में आने सबने बच्चा, ठीक है? लास्ट पढ़ते हैं भाई, विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव। उसने कहा विनेगर जो है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। उसने क्या बोला, उसमें 5% एसिटिक एसिड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यही बोला। ध्यान सुनना ये वाला क्वेश्चन बेटू। उसने क्या बोला, विनेगर कैसे बन रहा है 5% एसिटिक एसिड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से बन रहा है, ठीक है ना? सही बोला? चलो जी आगे चलते हैं फिर। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज लिक्विड एंड 100% एसिटिक एसिड। उसने कहा अगर मैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बात करूं तो वो क्या होता है, हमारा एसिटिक एसिड होता है बट वो 100% होता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि 100% एसिटिक एसिड यानी प्योर एसिटिक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर्स पर भी, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है? डन। ठीक है, आगे उसने बोला इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड हाउ वुड यू प्रोसीड। तो उसने कहा कि अगर मुझे ये विनेगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? क्वेश्चन समझे फिर से? क्वेश्चन था कि विनेगर का मतलब होता है 5% एसिटिक एसिड। 5% का मतलब समझाना, 5 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। वाटर की सॉल्यूशन पूरा, वाटर की पूरा सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। परफेक्ट, समझ आया तुम्हें बात? क्वेश्चन समझ आया? देखो उसने बहुत दिमाग से खेला। उसने कहा तुम्हें 5% क्या बनाना है, विनेगर, सॉरी 5% एसिटिक एसिड बनाना है, यानी कि विनेगर बनाना है। विनेगर का मतलब क्या होता है 5% एसिटिक एसिड। क्या मतलब होता है 5% एसिटिक एसिड? हमें पता है भाई 5% यानी कि कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। बच्चे यही गलती करेंगे एग्जैक्ट, वो पता है क्या बोलेंगे 5 मिलीलीटर आप मैम एसिटिक एसिड लो और उसको डाल दो 100 मिलीलीटर वाटर में। हो गई ना गड़बड़, हो गई ना गड़बड़ वहीं पे। तो उसने क्या बोला 5 मिलीलीटर एसिटिक एसिड होता है पूरे 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन किससे बनता है बताओ? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सिंपल मैथ्स है, देखो 100 मिलीलीटर टोटल सॉल्यूशन था, सॉल्यूट हमें पता है कितना है 5 मिलीलीटर प्लस सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, वाटर कितना यूज करना पड़ेगा हमें? 100 minus 5 that is 95 ml, that is 95 ml। यानी कि अगर आप लोग को 5% एसिटिक एसिड बनाना है तो मतलब आपको 5 मिलीलीटर एसिटिक एसिड होना चाहिए पूरे सॉल्यूशन में। 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में 5 मिलीलीटर क्या होना चाहिए? तो बच्चा कितना 95, तो 95 मिलीलीटर क्या होगा उसमें? वाटर होगा। तो यानी कि अगर आपको क्या बनाना है 5% एसिटिक एसिड तो आप 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बना रहे हो पूरा, यानी कि 95 ml क्या लोगे वाटर, उसमें 5 ml क्या डाल दोगे एसिटिक एसिड। 95 प्लस 5 कितना हो जाएगा 100। समझ आया मेरा क्वेश्चन? ऐसे ट्रिक करते तुम्हें वो पेपर में।
तुम्हें अपने दिमाग में ये बात दिमाग में अच्छे से फिट करके जानी है कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट का अमाउंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। ये जो गिवन है ना परसेंटेज, वो सॉल्यूशन की गिवन होती है भाई साहब, वो सॉल्वेंट की नहीं गिवन होती। और सॉल्यूशन का मतलब वाटर नहीं है, वो पूरा जूस था पिछले क्वेश्चन में भी, याद है तुम्हें? हम वाटर नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, पूरा जूस ले रहे हैं। समझ आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? अब कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस कर लोगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आए पेपर में, ठीक है? कल की क्लास आप लोग की मैं टाइमिंग अभी ग्रुप में डाल दूंगी। आपकी कोई क्लास है मैथ्स की, मुझे बता दो कितने बजे, ठीक है? अभी मेरी तरफ से क्लास खत्म हो गई है।